हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमए इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी वन में पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। पाठ 11 का नाम है चांदी का जूता। इस पाठ के लेखक का नाम है बालशौरी रेड्डी। चांदी का जूता। इस व्यंग्यपरक कहानी में लेखक ने दहेज जैसी विकराल सामाजिक समस्या पर करारा व्यंग किया है। हमारा जो ये पाठ है यह एक कहानी है और इस कहानी में हमारे समाज में जो दहेज जैसी विकराल समस्या प्रचलित है उस पर करारा व्यंग किया गया है। कन्या कितनी भी सुशिक्षित, सुयोग्य और सुंदर क्यों न हो, माता पिता दहेज के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। यही हमारे समाज की विडंबना है। इस सामाजिक अभिशाप ने भारतीय समाज की आदर्श परंपरा की जड़ें हिला दी है। कन्फ्यूशियस जैसे महान विचारक ने भी कहा है, जिसे आप स्वयं पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत थोपिए। अर्थात जैसे यदि आप स्वयं दूसरे को दहेज देना पसंद नहीं करते तो उसे लेना भी पसंद मत कीजिए। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। संयोग की बात थी, मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचा, उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राव को देखकर मेरी बाँछें खिल गई। बाँछें खिल गई मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। वे एकदम उछलकर मुझसे गले मिले और कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार कर दी। अर्थात लेखक जब एक दिन अपने वकील मित्र, उस वकील मित्र का नाम था शिवराम, उनके पुत्र की बर्थडे मनाई जा रही थी। जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो उनको वहां पर अपने एक पुराने परिचित मित्र मिलते हैं, उनका नाम होता है वेंकटेश्वर राव। और जब ये दोनों मित्र मिलते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। दूसरे दिन प्रातः मित्र का न्योता अर्थात निमंत्रण पाकर मैं नाश्ता करने उसके घर पहुंचा। सर्वप्रथम विलायती व कीमती अल्सेशियन सोनी ने हमारा स्वागत इस तरह किया मानो वह यह जानती हो कि मैं उसके मालिक का अभिन्न मित्र हूँ। वेंकटेश्वर राव ने अपने मित्र को दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए आमंत्रित किया और लेखक अपने परिवार के साथ जब उनके घर पर पहुँचा तो अल्सेशियन सोनी यानी कि अल्सेशियन जाति की एक कुतिया ने उनका स्वागत किया, जैसे वो पहले से जानती हो कि ये जो मेहमान हमारे यहाँ आए हैं ये मेरे मालिक के दोस्त हैं। बाथरूम से सर पहुँचते हुए वेंकटेश्वर राव सीधे बैठक में आ पहुंचा। पंखा चलाया, अखबार हाथ में थमाकर कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चला गया। बैठक इस प्रकार सजाई गई थी मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। वेंकटेश्वर राव का जो घर था, उसका जो बैठक थी, उसका जो ड्राइंग रूम था वो बहुत ही अच्छा सजा हुआ था। मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता की प्रशंसा करने लगा। लेखक ने देखा तो उसको लगा कि मेरे मित्र की पत्नी बहुत ही ज़्यादा सौंदर्य प्रसाधनों को जानने वाली है, सजावट के बारे में जानने वाली है। साथ ही उसने अपनी घरवाली की तुलना भी करने लगा। दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग सुशोभित थी। मैं सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते समय वेंकटेश्वर राव कैसा लापरवाह रहा करता था। यहाँ पर बताया गया है, ये कहा गया है लेखक के द्वारा कि उसका मित्र वेंकटेश्वर राव जब लेखक के साथ हॉस्टल में पढ़ता था तो बहुत ही लापरवाह था। वो सदा अपनी चीज़ें अस्त व्यस्त रख छोड़ता था, उन्हें करीने से सजाने की उसकी आदत ही न थी। मैं चिढ़कर उसे लाख समझाता, किंतु उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन न देख मैं भी हार मान चुका था। कभी कभी कहा करता था, यार तुम्हारी घरवाली ही शायद तुम्हें बदल सकेगी। अचानक मुझे स्मरण हो आया कि वेंकटेश्वर राव में तो कोई परिवर्तन न हुआ होगा, यह उसकी श्रीमती रमा की सुरुचि का परिचय है। वेंकटेश्वर राव की पत्नी का नाम है रमा। ये उसी के कारण संभव होगा कि उसका घर इस प्रकार सजा हुआ है। वाह, रमा तो सौंदर्य की आराधिका होगी। आराधिका अर्थात आराधना करने वाली, प्रशंसा करने वाली होगी। भाई साहब नमस्ते। रमा ने नमस्ते किया। शायद आप रास्ता भूल गए हैं जो हमारे घर आए, रमा एक सांस में कह गई। मैंने ब्लिट्स को तीपाही पर रखते हुए दृष्टि उठाई। लेखक ने ब्लिट्स अखबार का नाम है, उसको स्टूल पर रखा और रमा की तरफ देखा तो देखता क्या हूँ, सामने हाथ जोड़े हंसमुख रमा खड़ी है। मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। अर्थात
उत्तर दिया, नमस्ते किया। तभी रमा पूछ बैठी, आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? रमा ने लेखक से पूछा कि आप मेरे बेटे सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतजार किया। क्या सुरेश की शादी हो गई? लेखक ने कहा, मुझे न्योता कहाँ मिला? न्योता अर्थात मुझे निमंत्रण कहाँ मिला? जो चला आता, निमंत्रण पत्र तो भेजा ही नहीं, उल्टे मुझ पर दोषारोपण कर रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को टाटे, अर्थात जो दोषी है वही निर्दोषी पर आरोप लगा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? रमा ने कहा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो पहली किश्त में ही कार्ड आपके नाम पोस्ट कर दिया था। हो सकता है रमा जी, पर मुझे मिलता तब न मैं आता। सच कह रहा हूँ, मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। शायद रमा के तर्क के सामने में हार बैठता, तभी वेंकटेश्वर राव ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की। उसी समय वेंकटेश्वर राव आ गए। रमा नाश्ते का प्रबंध करने भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया। भोजनालय में गुड़िया जैसी सुंदर कन्या तश्तरियों में मिठाइयाँ सजा रही थी। लेखक ने देखा एक बहुत ही सुंदर लड़की तश्तरियों में यानी कि खाने की प्लेटों में मिठाइयों को सजा रही थी। वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू का परिचय कराया। वो लड़की उनकी बहू थी वेंकटेश्वर राव की। यह सीमा, उस लड़की का नाम था सीमा। यह सीमा मेरी पुत्र वधू, जानते हो इसने एमए प्रथम श्रेणी में किया है। विश्वविद्यालय भर में ये प्रथम आई। इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है, अर्थात इसे गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है। फिर राव ने अपनी पुत्र वधू से कहा, बेटी चाचा को जरा वह पदक तो दिखलाओ। वेंकटेश्वर राव ने अपनी पुत्र वधू अर्थात अपनी बहू सीमा से कहा कि ये जो मेरे मित्र आए हैं, तुम इनको अपना गोल्ड मेडल दिखाओ। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद न था, परंतु लेखक को ऐसा लगा जैसे सीमा को इन सब बातों में कोई भी रुचि नहीं थी। वह अपना मेडल नहीं दिखाना चाहती थी। वह सर झुकाए चाय के प्याले मेज पर लगा रही थी। रमा दौड़कर बैठक में गई। अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया। पदक कौन लाया? रमा लेकर आई। भैया, हमारी बिरादरी में अर्थात हमारी जाति में आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। अपनी सीमा पर हमें गर्व है। ये तो रात दिन पढ़ती है, पीएचडी भी कर रही है। कहती है कि मैं डी लिट अर्थात डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी करूँगी। मुझे डर है कि रात दिन जागने पर बहू की तबीयत कहीं बिगड़ न जाए। मैं लाख समझाती हूँ कि बहू तुम आराम करो, लेकिन हमारी बात सुनती नहीं। रसोई बनाती है, खाना परोसती है, ससुर की सेवा करती है, साथ ही कॉलेज में पढ़ाती भी है। यहाँ पर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उनकी बहू जो सीमा थी वो बहुत ही पढ़ी लिखी थी। अभी भी वो और आगे पढ़ रही थी, घर के सभी सदस्यों की सेवा भी करती थी और साथ ही साथ कॉलेज में नौकरी भी कर रही थी। भाभी, तब कोई रसोइया क्यों नहीं रख लेती? जब इतना सब कुछ लेखक ने सीमा के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि भाभी, फिर आप रसोइया अर्थात खाना बनाने के लिए किसी रसोइये को क्यों नहीं रख लेती? कमाने वाली बहू से काम लेना तो ठीक नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? मैं भी सोचती हूँ, रमा ने कहा, मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। काम भी क्या है, 4 जने हैं, आखिर हमारा भी तो समय कटना चाहिए। काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती है। रमा ने अपना तर्क दिया। रमा, झूठ बोलने की भी हद होती है, ये पराया थोड़ी ही है यार। असली बात यह है कि रमा रसोइये के पीछे खर्च करना बेकार मानती है। वेंकटेश्वर राव बीच में ही बोल पड़े कि यार मेरे मित्र, ये बात नहीं है। असली बात यह है कि रमा रसोइये के पीछे खर्च नहीं करना चाहती। मैंने 1-2 नौकर रखे भी, पर कोई न कोई बहाना बनाकर इसने भगा दिया। वेंकटेश्वर राव ने कहा, तुम सारा दोष मुझ पर क्यों मढ़ते हो? जब रमा ने अपने पति के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो वो बोल पड़ी कि तुम सारा दोष मुझ पर क्यों मढ़ते हो? तुम्ही ने तो एक दिन नौकर को किसी काम का नहीं बताया, इसलिए मैंने हटा दिया, वरना मेरा क्या जाता है? कमाने वाले तुम हो और खर्चने वाले भी तुम ही हो। मैं आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे क्या पड़ी है हाथ जलाने की? रमा खींच उठी। रमा चिढ़ गई थी। मैंने बीच बचाव के ख्याल से समझाया, अपना काम खुद करने में बुरा क्या है? भाभी का समय भी कटेगा और तुम लोगों को बढ़िया खाना भी मिलेगा। जब वे स्वयं खाना बनाने को तैयार है तो तुम रोकने की बात क्यों करते हो? अगर वो खुद बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर बेचारी बहू से सारा दिन काम लेती है। वेंकटेश्वर राव ने कहा, अगर रमा खुद खाना बना ले तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन काम कौन करता है सारा दिन? बहू सारा दिन काम भी करती है, साथ ही कॉलेज में नौकरी भी करती है और अपनी आगे की पढ़ाई भी करती है।
उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। जब वह 600 रुपये मासिक कमा कर लाती है तो उसमें से 100 रुपये रसोई के पीछे खर्च करने में क्या हर्ज है। वेंकटेश्वर राव की सोच बहुत ही अच्छी थी। वो ये कह रहे थे कि उनकी बहू सीमा 600 रुपये मासिक महीने के कमाती है, अगर उसमें से 100 रुपये रसोई के ऊपर खर्च कर दिए जाएँ तो उसमें क्या परेशानी है। अगर अशिक्षित बहू घर आती तो क्या होता। मेरे भाई के घर की हालत जानते हो, वे 50,000 रुपये दहेज लेकर मैट्रिक पास बहू को घर लाए। वेंकटेश्वर राव अब अपने भाई थे उनके घर की हालत बता रहे हैं कि वो जो बहू लाए वो केवल मैट्रिक पास थी, केवल 10वीं पास थी और उन्होंने 50,000 रुपये दहेज में लिए थे। वह रानी की तरह बैठी रहती है, परोसने तक का काम नहीं करती, खाना बनाना तो दूर परोसती भी नहीं है। कोई उसे छोटा मोटा काम बता दे तो कहती है मेरे पिताजी ने इसलिए 50,000 रुपये नहीं दिए हैं कि मैं आपके घर बेगारी करूं। बेगारी का अर्थ है बिना पैसे के काम करूं। वे रुपए बैंक में जमा कर दो, जो ब्याज मिले उससे नौकर चाकर रख लो, आखिर मेरी बहू तो ऐसी नहीं। वेंकटेश्वर राव तुलना कर रहे थे कि मेरी बहू सीमा कितनी अच्छी है और मेरे भाई के घर जो बहू आई है वह कैसी है, वो बिल्कुल काम नहीं करती, बेचारी अपना एक भी मिनट आराम करने में नहीं बिताती। समझो कि यह हमारी खुशकिस्मती थी कि ऐसी बहू हमें मिली। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा से रहा नहीं गया। वह तन कर बोली, गुस्से में आकर बोली, मैं ही चाकरी करने के लिए पैदा हुई हूँ ना, मेरे बाप दादे जमींदार थे। रमा चिढ़ गई थी, वो गुस्से में आके कहने लगी कि मेरे बाप दादा जमींदार थे, हमारे मायके में नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सब कुछ थी, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ। बात बढ़ते देख वेंकटेश्वर राव के साथ में बैठक में आ गया। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट का केस आगे बढ़ाते हुए कहा, यार मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया, पर मेरी कसम तुम एक सिगरेट तो पी लो। नहीं मत कहो वरना मुझे दुख होगा। मैं उस हालत में राव को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। सिगरेट जलाकर कश लेते हुए मैं सोचने लगा कि राव के घर में नाहक तनाव आ गया। राव ने एश ट्रे लाकर टीपाही पर रखा। टीपाही अर्थात स्टूल पर लाकर रख दी उसने एश ट्रे। मेरी उत्सुकता जगी। वो चांदी का बना था। वो जो एश ट्रे लेकर आए थे वेंकटेश्वर राव वो चांदी की बनी हुई थी, उल्टे पैर के जूते की आकृति का था। इस किस्म का एश ट्रे मैंने पहली बार देखा था। मैंने पूछा, यार तुमने इसे कहाँ से खरीदा। वो जो एश ट्रे थी वो जूते के आकार की बनी हुई थी और चांदी की थी। तो लेखक को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि तुमने इसे कहाँ से खरीदा। राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया। वह बहुत गंभीर हो गया था, बहुत ज़्यादा सोचने लगे। वो फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। दोस्त मैं तुमसे क्यों छिपाऊं, यह एश ट्रे मेरे थोते आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है, अर्थात यह एक प्रतीक है जो मुझे याद दिलाती है कि मेरे आदर्श जो है वो खोखले थे। तुम जानते हो हमने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी कि हम भूल कर भी दहेज न लेंगे। यह भी जानते हो हमने अपने विवाह के समय इसका पालन भी किया। वेंकटेश्वर राव कह रहे हैं कि मैंने अपने विवाह के समय दहेज नहीं लिया और तुमने भी अपने विवाह के समय दहेज नहीं लिया, पर क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र सुरेश के विवाह का प्रश्न उठा तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या के साथ रिश्ता पक्का किया। मेरी श्रीमती जी को वह रिश्ता पसंद नहीं आया। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर की अनेक बार परिक्रमाएं की, किंतु देवी रमा उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। दक्षिणा का अर्थ है उनके दहेज देने पर प्रसन्न, दहेज का जो मांग कर रहे थे उन पर वो प्रसन्न नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई थी। आखिर मैंने ये रिश्ता तय किया। रमा ने सीमा को देखा, पसंद किया, रिश्ता पक्का भी हो गया, निमंत्रण पत्र भी छप गए। वो यहाँ कहानी बता रहे हैं कि सीमा से उन्होंने कितना दहेज लिया, किस प्रकार लिया। विवाह में केवल 15 दिन रह गए थे। रमा सोच रही थी कि सीमा के पिता सिविल सप्लाई अफसर हैं, उन्होंने दोनों हाथों से खूब कमाया होगा, बिना मांगे हजारों की दक्षिणा मिल जाएगी। आखिर न मालूम कैसे उसके कानों में ये भनक पड़ी कि सीमा के पिता बड़े ही भद्र पुरुष हैं और ईमानदार हैं, उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, इसलिए वो विवाह ठाठ से तो करेंगे किंतु दहेज में एक भी पैसा न देंगे। जब सीमा से विवाह तय हो चुका था और केवल 15 दिन बचे थे, तब सीमा की सास यानी कि रमा को पता लगा कि सीमा के जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े अफसर हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, परंतु साथ ही उसे ये भी पता लग गया कि वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। वो शादी तो बहुत अच्छी करेंगे लेकिन दहेज में 1 रुपया भी नहीं देंगे।
जब सुंदर, सुशील एवं योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं तो दक्षिणा क्यों चुकाए, ये उनके पिता, सीमा के पिता की सोच थी। मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज की मांग नहीं की थी। रमा मुझ पर दबाव डालने लगी कि मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूँ। वेंकटेश्वर राव नहीं चाहते थे कि वो दहेज की मांग करें, परंतु उनकी पत्नी रमा उन पर निरंतर दबाव बना रही थी कि वो सीमा के पिताजी से दहेज की मांग करें। आखिर में विवश हो गया। झिझकते हुए मैंने सीमा के पिता के कानों में वो बात डाल दी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भाई साहब, कई लोग 1-2 लाख रुपयों के दहेज का लोभ दिखाते मेरे घर आए। वेंकटेश्वर राव ने इस तरह से बात रखी सीमा के पिताजी के सामने कि मेरे घर कई लोग आए थे रिश्ते के लिए, वो 1-2 लाख रुपए तो यूं ही दे रहे थे, लेकिन मैंने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया। मैं सिर्फ लड़की को योग्य, सुशील और सुंदर देखना चाहता था, लेकिन मेरी श्रीमती कुछ और सोचती है। मैं यही कहूँगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को अर्थात इज्जत को ध्यान में रखते हुए उचित रकम अवश्य दें, ऐसा वेंकटेश्वर राव ने सीमा के पिताजी से कहा। ये शब्द कहकर मैं घर लौट आया। वो भले मानुस थे, मुझ पर नाराज भी नहीं हुए, लेकिन मैंने घर लौटकर रमा को सूचना दी कि अच्छी खासी रकम दहेज में मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। विवाह के दिन तक रोज़ वह मुझे तंग करती रही कि तुमने यह क्यों नहीं कहा कि 50,000 रुपयों का दहेज मिलने पर ही हम आपकी कन्या को ब्याहेंगे। इतने पर भी रमा संतुष्ट नहीं थी। वो अपने पति से कह रही थी, तुम वहाँ जाते और यह कहकर ही आते कि जब तक आप 50,000 रुपये हमको दहेज में नहीं देंगे, हम विवाह का दिन तय नहीं करेंगे। मैंने 1 सप्ताह बाद सुना कि सीमा के पिता ने राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर बुलाया था। राइस मिल्स एसोसिएशन ने कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया। वही बर्तन हमें दहेज में प्राप्त हुआ। इस एसोसिएशन के जो लोग थे उन्होंने सीमा को शादी में चांदी का एक बहुत बड़ा बर्तन गिफ्ट में किया था और वेंकटेश्वर राव को वह बर्तन दहेज में मिला। मेरी श्रीमती जी ने विवाह संपन्न होते ही वह बर्तन लेकर कमरे में सुरक्षित रख दिया। मुझे अलग से बुलाकर बर्तन का ढक्कन खोला। उसकी आंखें विस्मय से चमक उठी। नोटों के बंडलों से वह बर्तन भरा हुआ था। सीमा के पिताजी ने दहेज किस तरह से दिया? वो एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन दिया और उसे नोटों से भर कर दिया था। रमा ने सारे बंडल, नोटों के बंडल जमीन पर उंडेल दिए। रमा बहुत खुश हो गई थी नोटों के बंडलों को देखकर। उसमें कुल मिलाकर 60,116 रुपये थे। रमा सीमा के पिता की उदारता की प्रशंसा करती रही। वे सभी नोट एकदम नए थे। मुझे तो डर लगा कि कहीं ये जाली नोट तो नहीं, परंतु वो जाली नहीं थे, असली नोट थे। रमा रुपयों के बंडलों को एक बक्स में सजाने लगी। मैंने बर्तन में हाथ डाला तो कोई और चीज़ हाथ लगी। वेंकटेश्वर राव ने देखा अभी बर्तन में कुछ और है। उन्होंने हाथ डाला, देखा वो चांदी का जूता था। उसमें एक और चीज़ थी। वह क्या था? चांदी का जूता था। मेरे समधी ने वह जूता मेरे सिर पर नहीं, दिल पर मारा था। अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जूता मारने का मतलब है अपमानित करना। अगर कोई हमें जूता ऐसे ही एक सामान्य जूता फेंक कर मारता है तो हम अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं। तो यहाँ के सीमा के पिताजी ने अपनी दरियादिली भी दिखाई और चांदी का जूता भेंट स्वरूप दिया। अर्थात उन्होंने इस तरह से वेंकटेश्वर राव को अपमानित किया।